हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक अकाउंट्स की। आपको पता है कि आज की तारीख में कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी की जाती है। जब भी आप कहीं पे काम करते हैं तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। तो हम लोग टैली पे जिस तरीके से काम करते हैं, तो हम लोग जैसे एंट्री पास करते हैं, सारा रिपोर्ट हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। चाहे वो आपका लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट लॉस हो, या फिर आपका बैलेंस शीट हो, ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। लेकिन एट लीस्ट जो भी टैली का ऑपरेटर है या जो भी अकाउंट्स के फील्ड में काम कर रहा है, उसे ये मालूम होना चाहिए ये रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट होते हैं। अगर आप किसी वाचर एंट्री को पास कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, राइट। तो ये हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बहुत ही कम समय में आज मैं आपको टेक्निक से ये बताऊंगा कि जितने भी जो रिपोर्ट जनरेट होते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, किसका कौन सा बैलेंस निकलता है, और जो भी एंट्री हम लोग लेते हैं उसका फाइनली हमारे अकाउंट्स पे कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बस पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो काम करना होता है वो काम करना होता है जर्नल एंट्री। जैसे कि मैंने कहा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करो, एक काम तो आपको जरूर करना है, वो है जर्नल एंट्री, जिसे हम लोग दूसरे भाषा में वॉचर एंट्री भी कहते हैं। उसी के बाद इससे जो ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट जनरेट होता है, जो कि हमें जानना है मैनुअल कि किसका कौन सा बैलेंस निकलता है, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट, वो कैसे निकलता है, राइट, ये हमें जानना है। लेजर से ही तैयार आपका होता है ट्रायल बैलेंस। जो भी लेजर का बैलेंस होता है, ऑफ कोर्स वो आपका ट्रायल बैलेंस में जाके उसका पोस्टिंग होता है। तो ट्रायल बैलेंस में भी आपका डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम होता है। तो डेबिट साइड में कौन कौन सा आइटम होगा और क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम होगा, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। देन फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है, और आपको पता है कि ये अंतिम खाता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है। इसके बाद हमें कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आता है तो ऑफ कोर्स आपको ये फाइनल अकाउंट तैयार जरूर करना है। तो फाइनल अकाउंट में बेसिकली जो कि तीन चीजें बनाई जाती हैं, वो आपका सबसे पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट है आपका बैलेंस शीट। इसके अलावा अगर कोई कंपनी आपके प्रोफेशन में आती है, ऑफ कोर्स वो ट्रेडिंग की जगह पर क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई एनजीओ है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाती है, प्लस बैलेंस शीट तो उसे बनाना ही बनाना है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी से संबंधित है, जो कि हमें टेक्निक से समझना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, कम समय में हमें इसे समझने की कोशिश करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जर्नल अगर हमें करना है तो इसके लिए भी हमें किसी न किसी रूल को फॉलो जरूर करना है। तो वो रूल क्या है, चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री करना है तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा डेबिट एंड क्रेडिट को। और आपको पता है कि डेबिट एंड क्रेडिट का कोई माने मतलब होता ही नहीं है। ये दो साइड है, एक साइड का नाम है डेबिट और दूसरे साइड का नाम है क्रेडिट। क्योंकि आज के तारीख में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम हम लोग किसे कहते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो जबकि उसका एंट्री बोथ साइड में किया जाए, यानी कि वन टाइम में डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो आपको दोनों साइड में तो दिखाना ही दिखाना, हाँ जी दिखाना। तो डेबिट एंड क्रेडिट हमें इसे दिखाना है। तो डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए आपको दो चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि खाता। अकाउंट आपका कितने तरह का होता है, राइट। और उसके बाद जो दूसरा जो होता है इसका रूल। अगर आप अकाउंट को समझते हैं तो इसका ऑफ कोर्स रूल भी है। रूल आपका क्या है, या तो आप समझ जाएं ट्रेडिंग अप्रोच को, या फिर दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच, जिसे कि हम लोग अमेरिकन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसे जान लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि कोई भी एंट्री हमें पास करने में दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि आपको पता है मेन सोर्स तो आपका जर्नल एंट्री ही है ना। अगर यही गलत हो गया तो आगे का सारा रिपोर्ट आपका गलत हो जाएगा, राइट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट।
ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले अकाउंट को समझना है ना। तो पर्सनल अकाउंट, नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट, यानी कि कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन का हो, किसी भी टाइप की कंपनी का हो, राइट, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। बस आपको यही समझना है, जिससे भी हमारा लेन देन हो रहा, कोई पर्सन है, हाँ, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। जिससे भी हमारा लेन देन हो रहा है, कोई कंपनी है, तो वो मेरे लिए पर्सनल अकाउंट हो गया, राइट। क्या है इसमें, कौन कौन आएगा, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऑफ कोर्स कौन आएगा, हमारा जो लेन देन होगा किसके साथ होगा, या तो कोई डेटर्स होगा या फिर कोई क्रेडिटर्स होगा। इसके अलावा क्या है भाई, लायबिलिटीज, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। अब लायबिलिटीज क्या हुआ, कर्जा। अब जैसे कि हमने किसी से लोन ही ले लिया, चाहे वो सिक्योर्ड हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन लिया ना भाई, तो वो लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी लिया तो किससे लिया, अरे किसी ने किसी पर्सन से ही लिया ना, या फिर हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट ही होगा। उसके बाद होता है मेरा प्रीपेड। हो सकता है कि हमने किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट में या किसी पार्टी को हमने ज्यादा पैसा दे दिया, तो प्रीपेड हो गया ना। जब प्रीपेड हो गया तो भी हमारा ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट ही होगा। जब इस तरीके से हम अगर पर्सनल अकाउंट को समझ गए, हाँ भाई समझ गए कि किसी भी टाइप का पर्सन हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। अब देखिए अब इसका रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बहुत ही सिंपल है ना, क्या बोलता है, जो रिसीवर है उसे हमें अपने बुक्स में डेबिट करना है। जैसे कि मैंने कहा, डेबिट एंड क्रेडिट का कोई माने मतलब नहीं होता, ये सिर्फ दो साइड है। बस आपको रूल को समझना है कि कौन सा आइटम डेबिट होगा और कौन सा आइटम क्रेडिट होगा। अभी मैं बात कर रहा हूं पर्सनल अकाउंट की, तो रूल क्या बोलता है, हाँ डेबिट करना है, किसे करना है भाई, रिसीवर को। जो ले रहा है वो मेरे बुक में डेबिट होगा, एंड क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला वो मेरे बुक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आप देखो, जिससे भी आप लेन देन करते हो, आप इसी रूल के मुताबिक उसे क्या करते हो, डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हम लोग इसे एग्जांपल से समझते हैं। कैश पेड टू विनोद, कितना दिया भाई, 5,000 रुपया। अब अपने माइंड में आपने इसका आंसर भी कर लिया होगा। ऑफ कोर्स अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, हम विनोद को पैसा दे रहे हैं, तो विनोद मेरे लिए क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट है कि नहीं, हाँ जी, क्योंकि वो कोई पर्सन है, यहाँ पर कोई कंपनी भी हो सकता है, हाँ, लेकिन वो पैसे को रिसीव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, ये हमारे बुक में डेबिट हो जाएगा। एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाले हम खुद हैं। लेकिन आपको पता है कि किसी न किसी आपको ये जरूर सिखाया होगा कि अपने ही बुक में अपना नाम नहीं लिखा जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, अरे दूसरा आइटम है ना, कैश को पकड़ो। ये कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि मेरे लिए एसेट है। जब एसेट आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और एसेट जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो पैसा जा रहा है ना, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हम अपने बुक पे अपना नाम नहीं लिखेंगे, जबकि हम खुद गिवर हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो कि एंट्री बनने वाला है, विनोद हमारे बुक में डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद कैश हमारे बुक में क्रेडिट हो जाएगा। अब जस्ट अगर इसी का उल्टा, अगर विनोद अपने बुक्स में अगर ये अकाउंटिंग करेगा, यानी कि उसने मेरे से पैसे को रिसीव किया, तो वो क्या करेगा, कैश को डेबिट करेगा, और मुझे विनोद अपने बुक में क्रेडिट करेगा। तो कितना सिंपल है पर्सनल अकाउंट को समझना, जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दो, और जो गिवर है उसे अपने बुक्स में क्रेडिट कर दो। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे अकाउंट में। देखिए दूसरा कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट किसे कहते हैं, कोई भी कंपनी का एसेट्स होगा वो हमारा रियल अकाउंट होगा। बस आप इतना समझ जाइए, जो कि हमारा जो एसेट जो होता है वो फिक्स्ड भी होता है, फिक्स्ड नेचर का, और हमारा करंट एसेट्स भी होता है, राइट। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दिया टैंजिबल और इनटैंजिबल, वो इसलिए भी दिया है कि कुछ कुछ एसेट तो है लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो मेरा एसेट है, राइट। जैसे कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है। तो इस तरह का जो एसेट्स होता है ना, वो क्या होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो कंपनी का एसेट्स है, इसलिए उसे इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब बाकी जो भी आपका दिख रहा है, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो करंट हो, वो हमारा क्या कहलाता है, टैंजिबल एसेट। चलिए अब जैसे कि किसी भी टाइप का आपका एसेट है, एसेट्स है ना भाई, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रियल अकाउंट। आप देख लो जिस ऑफिस में काम करते हो, आपके मल्टीपल वहां पे आपके एसेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको फॉर्मूला क्या बोलता है, किसका, ट्रेडिंग अप्रोच का, जिसे हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन।
अगर वो संपत्ति है, अगर वो एसेट है जिसे कि हम लोग रियल अकाउंट कह रहे हैं, अगर आता है तो उसे अपने बुक में डेबिट करो। अभी देखा ना, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने विनोद को पैसा दिया तो पैसा जा रहा है ना, हमने क्या किया, क्रेडिट किया। और हमें अगर किसी से पैसा आता या कोई संपत्ति आता तो हम उसे अपने बुक में क्या करते, डेबिट करते, राइट। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, अगर बिजनेस में कोई संपत्ति आता है तो हम उसे डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, अगर जाता है तो हम उसे अपने बुक में क्रेडिट करेंगे। अब इसे भी हम लोग इसे एग्जांपल से समझते हैं। परचेज मोबाइल इन कैश 6000, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, परचेज मोबाइल। अब हमने मोबाइल को परचेज किया तो ऑफ कोर्स मोबाइल मेरे लिए क्या है, एसेट है ना भाई। तो कौन सा एसेट्स है, चलो फिक्स्ड एसेट्स है ये, क्योंकि ये फिक्स्ड नेचर का है, हमें इसे रीसेल नहीं करना, कंपनी में यूज करना है, तो ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट कहलाया। तो क्या आ रहा बिजनेस में, आप कहोगे अरे इतना सिंपल तो है, परचेज मोबाइल, मोबाइल सेट आ रहा तो ये डेबिट हो जाएगा, और बदले में क्या जा रहा, तो हमारा पैसा जा रहा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल है ना। तो यहाँ पर आपका एंट्री क्या बन जाएगा, मोबाइल सेट आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है। थर्ड एंड लास्ट आपका क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, अरे भाई किसी भी तरह का कंपनी में एक्सपेंस होगा ना, हाँ जी हाँ होगा, तो वो मेरा नॉमिनल अकाउंट होगा। और किसी भी तरह का अगर इनकम होता है तो भी वो मेरा नॉमिनल अकाउंट ही होता है। एक्सपेंस प्लस इनकम, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया। आप देखो आपकी कंपनी में कितने तरह के एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो है लेकिन उसका नेचर अलग अलग होता है ना, उसका नेचर अलग अलग होता है। कभी आप बिजली का बिल दोगे, कभी आप अपने ऑफिस का किराया दोगे, कभी भाड़ा दे दोगे, कभी ऑफिस का मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है वो आप उसे करोगे। तो मल्टीपल टाइप के आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, है तो एक्सपेंस ही है ना भाई, है? तो इनकम भी आपके कुछ हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इनकम नहीं होगा तो क्या हमारा ऑफिस बंद नहीं हो जाएगा, आज इनकम है, हम माल को सेल करते हैं तो सेल हमारे लिए इनकम। मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लस जो कि ट्यूशन से हमारा इनकम है वो हमारे लिए इनकम हो गया। तो इस तरीके से आपको पहचानना होता है। हाँ भाई नॉमिनल अकाउंट समझ गए, हाँ जी समझ गए। अब रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी तरह का आपका एक्सपेंस है या जितने भी तरह का आपका लॉस है, यानी कंपनी को लॉस हो गया या वो खर्चा हो गया, तो उसे अपने बुक्स में क्या करना है, डेबिट करना, वेरी सिंपल। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और अगर हमें किसी तरह का इनकम होता है, किसी भी तरह का बढ़ोतरी होता है, फायदा हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम उसे अपने बुक्स में क्रेडिट करेंगे, वेरी सिंपल। एग्जांपल से समझते हैं, पेड सैलरी इन कैश। अब 6000 हमने क्या किया, किसी को सैलरी दे दिया, मेरा एम्प्लॉय था। अब ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे लॉस हो रहा, ये एक्सपेंस हो गया। जब एक्सपेंस हो गया तो रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। और उसके बदले क्या किया, कैश किया, और कैश मेरा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर जाए तो उसे अपने बुक्स में क्रेडिट करना है। यहाँ पर देखिए सैलरी आपका डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे कैश जो है वो हमारे बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हुआ एक्सपेंस की बात। अब अगर हमें कुछ अगर इनकम होता है तो उसका हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे। क्वेश्चन है कैश सेल्स, नगद में माल बेचा। अब जब हम लोग नगद में माल बेचते हैं तो क्या आता है, लक्ष्मीकांत दुबे जी, उसको पकड़ लीजिए, इसका मैंने कैश आया, तो कैश मेरे लिए क्या एसेट्स है। अभी हमने सीखा उसे रियल अकाउंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। हाँ भाई कैश हमारे बुक में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल जो है वो मेरे लिए इनकम है, क्योंकि हम लोग जब माल को सेल करते हैं उससे कंपनी को फायदा होता है, तो ये हमारे लिए इनकम हो गया। जब इनकम हो गया तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, और जब नॉमिनल अकाउंट हो गया तो रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, और बाकी जो सेल है या कोई भी इनकम हो इसके बदले, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से जो कि 3 तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, आपको उसे पहचानना होता है, राइट। जब आप उसे जब पहचान लेंगे तो पहचानने के बाद जो भी इसका रूल है आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो आपका एंट्री कभी भी गलत नहीं होगा, राइट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप जो डे टू डे जो रूटीन वर्क कर रहे हो आप यही करते हो ना, आप अपने टैली में या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आप उस पे वॉचर एंट्री को पास करते हो, जो कि मैंने मैनुअल यहाँ पर कुछ एग्जांपल को लिया है। इस तरीके से हम लोग एंट्री को पास करते हैं, लेकिन एंट्री जो पास करते हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल। अब इसी से आपका क्या बनने वाला है, लेजर। अब देखिए
अभी जो चीज हम लोगों ने वहां पे सीखा उसमें आपको चार चीज ही उसमें दिखेगा, राइट। सबसे पहले उसमें आपको क्या दिखेगा, एक्सपेंस। और दूसरा आपको उसमें क्या दिखेगा, इनकम। और तीसरा आपको क्या दिखेगा, एसेट्स। और फोर्थ में आपको क्या दिखेगा, लायबिलिटी। अब यहाँ पर जैसे एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना, लेकिन एक्सपेंस हमारा दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब ये सोचोगे कि ये आप हमें क्यों बता रहे हो, कि जब तक आप इसके नेचर को नहीं समझेंगे तो आपका कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट सही सही नहीं निकलेगा। क्योंकि उसका एंट्री भी वैसे होता है ना, अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में उसका एंट्री होगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डीआर साइड में उसका एंट्री किया रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एक्सपेंस दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे बोलेंगे, रट्टा नहीं मानना, इसे समझना। ऐसा एक्सपेंसेस जो कि परचेज के ऊपर किया गया हो, परचेज के अगेंस्ट में किया गया हो, प्रोडक्शन के ऊपर किया गया हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया हो, या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड किया गया हो। यानी फैक्ट्री में क्या होता है, माल तैयार होता है ना, किसी भी चीज को पकड़ो, रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, राइट। अब इसके अलावा जो बचा वो इनडायरेक्ट हो गया, सिंपल है ना। उसके अलावा जो बचा आप कहोगे कुछ एग्जांपल भी बता दीजिए। तो एग्जांपल है जैसे कि रिलेटेड टू सेल। अब माल को सेल करने के ऊपर जितना भी हमारा एक्सपेंस होगा वो सारा का सारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ऑफिस का खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा है, मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस है, राइट। इस तरह के बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा, इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इसको आप लोग पहले से समझ करके, ताकि मैं जो आगे जो मैं आपको बताऊंगा और भी इजी वे में आपको समझ में आएगा। उसके बाद है इनकम, ये भी दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनकम किसे बोलेंगे, जिस भी बिजनेसमैन का जो कि मेन सोर्स होता है अर्निंग का, रेवेन्यू जनरेट करने का, वही उसका डायरेक्ट इनकम होता है। अब जैसे कोई व्यापारी या माल बेचता तो सेल उसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट इनकम हो गया। इसके अलावा उसका कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या बैंक में एफडी किया हुआ है, उसका सेविंग अकाउंट है, उससे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से जो भी इनकम होगा उसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि वो मेन सोर्स नहीं है, उसके अलावा है, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं एसेट्स का। जैसे मैंने कहा संपत्ति का, तो संपत्ति तो भाई दो तरह का होता है, करंट होता है, एक फिक्स्ड होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब होता है लायबिलिटी, यानी कर्जा, हमारे ऊपर कर्जे का चढ़ जाना, हमें आज ना कल तो वापस करना है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। लेकिन लायबिलिटी में करंट और फिक्स्ड नहीं होता, उसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या, अरे भाई जिसे जल्दी पैसा वापस करना है, किसे करना है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा महाजन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। एमएसएमई का भी मामला अभी चल रहा है, हमें उसे क्या करना है, या तो 15 दिन या 45 दिन के अंदर पैसा वापस करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया तुरंत पैसा दो, तो पैसा फौरन वापस करना है ना, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी है, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। और लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं कि ले लिया और सो जाना है, देंगे नहीं, एक उसका पीरियड होता है। अगर हमने कोई सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड अगर लोन हम लोगों ने रिसीव किया है, तो जब भी उसका ईएमआई का टाइम आएगा आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो भी आपका लायबिलिटी है उस तारीख तक, उस ईयर तक आपको खत्म कर देना, तो वो आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये चार चीजें भी आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हम लोग इसके आगे। देखिए, जर्नल के बाद क्या बनता है, आपका लेजर बनता है। रिपोर्ट तो आपका टैली में ऑटोमेटिक बन गया ना, लेकिन किस लेजर का कौन सा बैलेंस निकलता है ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग बनाते कैसे हैं, देखिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ना, अगर कैश का हम लोग लेजर का जो बनाते हैं, तो हम लोग जर्नल से क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। आपको पता है कि कैश जहां होगा उसका पोस्टिंग लेजर में वही होगा। कैश डेबिट में था तो पोस्टिंग कहाँ हुआ, डेबिट में, और कैश जर्नल में जब क्रेडिट में था तो उसका पोस्टिंग कहाँ हुआ, क्रेडिट साइड में हुआ। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मैनुअल पोस्टिंग करते हैं। लेकिन मैनुअल आज के तारीख में अकाउंटेंसी नहीं होती है ना, कंप्यूटराइज होती है। जब कंप्यूटराइज हो रहा है तो हमें कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कैश का कौन सा बैलेंस निकलना चाहिए। आप कहोगे डेबिट, तो कैश का ऑलवेज हमारे बुक में डेबिट बैलेंस ही निकलता है। आप कहोगे ऐसा कैसे, क्या इसका सीआर बैलेंस नहीं निकल सकता, इसका आंसर है नहीं, कभी भी कैश का उल्टा बैलेंस नहीं निकलेगा।
अगर उल्टा बैलेंस निकलता है, सॉफ्टवेयर तो आपको इंडिकेट कर देता है, वो उसका कलर चेंज कर देता है या माइनस में चला जाता है, आपको पता चल जाता है। लेकिन आपको पहले से मालूम होना चाहिए, अगर कोई आपसे क्वेश्चन रेज करे, कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, ऑलवेज उसका डेबिट बैलेंस से निकलेगा। अब यहाँ पर अगर आप इससे लेजर को अगर आप देखेंगे, यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ये इसका डीआर साइड है और ये इसका सीआर साइड है। डीआर का माने पैसा आना और सीआर का माने पैसा जाना। जब हमारे पास 31,000 आया है तो हम खर्चा कितना करेंगे? मेरे पॉकेट में 31,000 है। आप कहोगे या तो 31,000 या फिर उससे कम, तो क्या हम 31,000 से ज्यादा हम खर्चा कर सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। तो क्या कैश कभी निगेटिव हो सकता है? तो नहीं, राइट। तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही निकलता है। अभी मैं आपको टेक्निक तो बताऊंगा, इसके अलावा जो बाकी सबका बैलेंस निकलता है उसका हमें कैसे पता चलता है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कैपिटल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। कैपिटल का क्या निकलता है? क्रेडिट बैलेंस निकलता है। तो कैसे निकलता है? जब आप इसका जब पोस्टिंग करोगे, जब इसका मिलान करोगे तो आपका क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? अब मैं आपको इसका टेक्निक बताता हूं, राइट। सारे एक्सपेंस का, सारे एसेट्स का याद रखिएगा, जब आप लेजर बनाती हो या आप टैली पे काम करते हो, एक बार आप देख लेना, राइट। क्या निकलेगा भाई? डेबिट बैलेंस निकलेगा। कभी भी उल्टा बैलेंस निकल ही नहीं सकता। अगर निकलता तो समझ जाना कि वो रिपोर्ट गलत है, आपने एंट्री जो की है सॉफ्टवेयर में वो गलत है, ठीक है। इसके अलावा क्या बच जाता है? इनकम प्लस लायबिलिटी, वो इसका क्या निकलेगा भाई? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन कुछ चीजों को छोड़ करके, जैसे क्या है, एक्सेप्ट डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड अदर्स, और भी कुछ हो सकता है इसके अलावा, राइट। तो डेटर का भी दोनों बैलेंस निकल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डेबिट ही निकलेगा। क्रेडिटर का भी दोनों बैलेंस निकल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। कैपिटल का भी दोनों बैलेंस निकल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर मोटे तौर पे अगर ध्यान दिया जाए तो सारे एक्सपेंस, सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस निकलेगा, सारे इनकम प्लस लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस से निकलेगा। अब इसका एक तरीका क्या है इसे जानने का, क्या हमें पहले से मालूम है? हम जैसे एंट्री लेंगे, जिस भी लेजर को हम लोग बनाएंगे, जैसे वॉचर एंट्री पास करेंगे, हमें पहले से पता रहेगा कि इसका कौन सा बैलेंस निकलता है और वही निकलेगा। अब जैसे कि एक्सपेंस है, मैंने कहा कि इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा। आप ही बताओ, जब आप लोग एंट्री को पास करते हो तो ऑलवेज एक्सपेंस को क्या करते हो? डेबिट। रूल भी वही बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो डी आर कॉलम ऑलवेज आपका डीआर में जा रहा, अगेन डेबिट, अगेन डेबिट, अगेन डेबिट। सैलरी को अगर हम किसी को पे करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिटे करते हैं ना, तो डेबिट कॉलम बढ़ा। तो जो बार बार डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कॉलम बड़ा हो रहा है, तो जब हम इसका लेजर बनाएंगे तो जो कॉलम बड़ा होता है उसका बैलेंस वही निकलता है। यानी मेन सोर्स एंट्री का आपको ध्यान में रखना है, जो बार बार आपका डेबिट हो रहा था क्या निकलेगा? डेबिट बैलेंस। और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। अब ये कहोगे कभी कभी क्रेडिट भी तो होता है, तो कितने से क्रेडिट होगा? अगर हमने कोई एक्सपेंस को 1,20,000 से डेबिट कर दिया है और अगर कुछ त्रुटि पाई गई कि हमने किसी को ज्यादा एक्सपेंस कर दिया है, उसे हमें रिवर्स करना, तो कितना करोगे? 1,40,000 नहीं ना, 1,20,000 या उससे कभी करोगे ना। तो यही डिपेंड करता है आपके समझने के ऊपर, ठीक। तो कभी भी एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस नहीं निकल सकता है। उसी तरीके से आपका संपत्ति है, कोई भी संपत्ति हमारे पास कैसे आया? आप कहोगे हमने चोरी तो नहीं किया। ऑफ कोर्स हमने चोरी नहीं किया, खरीदा है भाई। जब हमने खरीदा तो क्या किया? डेबिट वर्ड कम्स इन, तो वो पहले डेबिट हुआ ना। जब डेबिट हुआ, जब इसका हम लेजर बनाएंगे तो क्या निकलेगा? डेबिट बैलेंस। तो जो जहां एंट्री में जाता है, जिस कॉलम में ज्यादा जाएगा उसका बैलेंस वही निकलेगा। उसी तरीके से इनकम को हम क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट करते हैं। रूल भी वही बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्या निकलेगा? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी, जब भी हमारे ऊपर कोई कर्जा जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? सीआर में डालते हैं। जैसे हमने उधार माल खरीदा, परचेज डेबिट, सप्लायर क्रेडिट, तो कहां चला गया? सीआर में। तो क्या निकलेगा उसका? क्रेडिट बैलेंस। किसी से लोन लिया तो क्या करते हैं? देने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो कहां चला गया? सीआर में। तो क्या निकलेगा? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन डेटर पे आपको ध्यान रखना है, डेटर का एक्चुअल में कौन सा बैलेंस निकलना चाहिए? तो डेबिट। और अगर क्रेडिट निकलता है तो भी सही है, अगर सारे एंट्री को देख के आप ये सेटिस्फाइड हो जाओ कि नहीं मेरा एंट्री सही है, कहीं पर कोई गलती नहीं है, तो याद रखना डेटर का अगर क्रेडिट बैलेंस निकला तो वो आपका पैसा नहीं देगा, आप उसे उल्टे पैसा वापस करोगे, इसका ये मतलब होता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है ना समझना। इसी तरीके से मेरा महाजन है, एक्चुअल में इसका निकलना चाहिए हमारे बुक्स में क्रेडिट, इसका माने हम उसे पैसा देंगे। लेकिन अगर डेबिट निकलता तो हो ना हो हमने उसे एडवांस दे दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता? हाँ जी हो सकता है। एडवांस दिया, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हम क्या करेंगे और उल्टे पैसा देंगे क्या? नहीं, अब हम उससे पैसा वापस लेंगे। तो बैलेंसिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे जैसे कैपिटल, आपको पता है कि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस निकलता है। तो भाई क्यों निकलता है? आप नेट प्रॉफिट को अगेन ऐड करते हो सकता है कि आपकी कंपनी बराबर लॉस में जा रही है, जितने का बाबू ने उतने का झुंझुना हो गया, राइट। यानी कि कैपिटल से आपका लॉस है, आपका ज्यादा हो गया तो फिर भी कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर, लेकिन आपको ये पहले से मालूम होना चाहिए कि किसका कौन सा बैलेंस निकलने वाला है। जब आप इसे समझ जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस भी बहुत इजी है। क्यों? वो इसलिए जिसका जो लेजर का जो बैलेंस निकलता है ट्रायल बैलेंस में वही पहुंचता है। अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस का उसका पोस्टिंग डेबिट में ही होगा, और अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो ट्रायल बैलेंस में उसका पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगा। तो कितना सिंपल है अगर हमने बैलेंसिंग को अच्छे से समझ लिया है तो। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रायल बैलेंस है ना। अब ट्रायल बैलेंस में जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आपका डीआर वाला है वो सब आपका डीआर में पोस्टिंग होगा। और मैंने आपको बताया है कि डीआर का बैलेंस किसका निकलता है, डेबिट बैलेंस किसका निकलता है, या तो एक्सपेंस का या फिर एसेट्स का। अब इसमें देख लो, जितना भी आपका डेबिट साइड में है वो सारा का सारा एक्सपेंस होगा या फिर सारा का सारा एसेट्स होगा। तो इससे ये भी पता चला, अगर कोई हमसे क्वेश्चन रेस करता है कि बताओ ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या होता है, तो सारा का सारा एक्सपेंस होगा, सारा का सारा एसेट्स होगा, यही दो चीज होगा। ट्रायल बैलेंस के सीआर में क्या होगा? सारा का सारा इनकम होगा और सारा का सारा लायबिलिटी होगा। क्यों? अरे भाई जिसका जो बैलेंस लेजर का निकलेगा वही ने आया। अभी मैंने आपको बताया ना लेजर में जिसका जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में उसका वही पोस्टिंग होता है, ऐसा नहीं कि उल्टा हो जाएगा। और ट्रायल बैलेंस एक साइंटिफिक है, ये बनाने का मकसद ये होता है कि दोनों कॉलम आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका ये पता चलता है कि भाई आपने इससे पहले जो भी गुल खिलाया है यानी कि एंट्री को पास किया है वो आपका सही सही है, ठीक है ना। जब आप यहां तक समझ जाते हैं तो आपको पता है कि इसी से ट्रायल बैलेंस से ही क्या बनता है आपका फाइनल अकाउंट। और ट्रायल बैलेंस में चार चीजें हैं, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था ना वो चार चीजें, क्या क्या बताया था? एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी। याद है? हाँ जी याद है, अगर आपने वीडियो की स्किप नहीं किया होगा तो ठीक है। अब वही चार चीजें जो इसमें मिक्स हैं, अब आपका काम है किससे से चुनना है, इसे आपको यहां से सेलेक्ट करना है और जाकर के इसका जो जगह है वो वहां पर जाके इसका पोस्टिंग कर देना। तो पोस्टिंग आपको मैनुअल तो नहीं करना क्योंकि आप तो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, वो तो रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, बट जानकारी होनी चाहिए। देखिए अब जैसे कि हम लोग पहले बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है? ट्रेडिंग, और नीचे का हिस्सा हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग का ये जो डी आर साइड है और ये जो हमारा सी आर साइड है ऊपर का, नीचे का हिस्सा क्या होता है आपका? जैसे कि मैंने कहा पीएनएल का होता है। तो ये जब आप देखोगे ना डेबिट साइड, इसमें सारा का सारा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखेगा, राइट। और यहाँ आपका डायरेक्ट इनकम दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना एक्सपेंस दो तरह का, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो जितना भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में चला जाएगा, और जितना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो आपका पीएनएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। और ये कहां से आ रहा? ट्रायल बैलेंस से। और ट्रायल बैलेंस में हमको पहले से पता है कि ट्रायल बैलेंस के डीआर में या तो एक्सपेंस होगा या फिर एसेट्स होगा। और एक्सपेंस दो तरह का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हुआ तो वो ट्रेडिंग में चला गया, और अगर इनडायरेक्ट हुआ तो पीएनएल में आ गया। कितना सिंपल है इसको समझना। अब बच जाता है ट्रायल बैलेंस का सीआर। तो ट्रायल बैलेंस के सीआर में क्या था? इनकम और प्लस लायबिलिटी। इनकम भी दो तरह का, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होगा वो सारा का सारा पोस्टिंग इसका यहाँ हो जाएगा, और जो इनडायरेक्ट होगा वो पीएनएल के सीआर में हो जाएगा। जब इस तरीके से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो आइटम आने वाला है जब उसका पोस्टिंग कर लेते हैं समझ बूझ के अच्छे तरीके से, जब हम इसका जोड़ घटाव करते हैं तो सीआर कॉलम अगर बड़ा होता तो ऑफ कोर्स हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। सीआर का माने क्या होता है? सीआर का माने मेरे लिए इनकम है। क्या है? इनकम। डीआर का माने मेरे लिए एक्सपेंस है। अगर सीआर कॉलम बड़ा होता है तो ऑफ कोर्स कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट को भी समझना इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकलता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट।
और सरकार को टैक्स हमें किस पे देना होता है? आप कहोगे ग्रॉस पे, तो नहीं, नेट प्रॉफिट पे। हमें ग्रॉस पे सरकार को टैक्स नहीं देना होता, नेट प्रॉफिट पे देना होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके अलावा जो हमारा और भी जो एक्सपेंसेस है लेस करने के बाद, और जो भी हमारा कुछ इनकम है यानी कि डायरेक्ट इनकम ऐड करने के बाद जो भी हमारा निकलता है, अगर सीआर कॉलम बड़ा होगा तो इससे क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट, अगर सीआर कॉलम बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे जीपी निकला और कैसे आपका नेट प्रॉफिट निकला। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट। अब जब बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं तो आपको पता है कि इसमें क्या जाता है? एसेट एंड लायबिलिटी। इसमें डीआर सीआर का कॉलम नहीं होता। ठीक है, एक तरफ आपका हो जाएगा लायबिलिटी और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा एसेट्स। आज जैसे कि मैंने आपको कहा था, ट्रायल बैलेंस के डीआर में क्या होगा? एक्सपेंस, उसका काम तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में हो गया। अब जो बचा वो क्या बचा? सारा का सारा संपत्ति उठा कर बैठा दो ना यहाँ, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो आपका फिक्स्ड एसेट्स हो, बैलेंस शीट के एसेट्स में उसे बैठा देना है। अगर आप मैनुअल करते हो या आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, बाकी अगर आप टैली पे काम करोगे तो ऑफ कोर्स उसका ग्रुप आपको सही सही लेना, एंट्री सही से पास करोगे तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस शीट के एसेट्स में पहुंच जाएगा। अब बात रही लायबिलिटी का, तो ट्रायल बैलेंस के सीआर में क्या रहता है? सारा का सारा इनकम, इनकम का काम तो हो चुका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, तो क्या बचा उसके अलावा? लायबिलिटी। तो सारे का सारे लायबिलिटी को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर आकर के उसका पोस्टिंग कर दो, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर अब आपका कैपिटल अकाउंट भी क्या है? बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी इसमें आया, राइट। अब जो जो आइटम इसमें लेस होता है, जो जो आइटम इसमें ऐड होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में ड्राइंग्स लेस हुआ और नेट प्रॉफिट ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐड हुआ, तो फाइनली हमारा जो कैपिटल निकला वो इतना। और जब हम इसे सम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये भी एक साइंटिफिक है, बैलेंस शीट का दोनों जोड़ इक्वल होना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है ना कि अपने टेक्निक से, रट्टा मार के नहीं, अकाउंट्स को समझना है। और भी इसी तरीके से आप डिटेल में, चाहे वो आपका बेसिक अकाउंट्स हो, जीएसटी हो, टीडीएस हो, इनकम टैक्स हो, बैलेंस शीट का फाइनलाइज हो, टैली हो, एक्सेल हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आप कमेंट में जरूर लिखें कि और आपको किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।